Hello students, in this lecture we discuss about first application of Gauss law. In previous lecture we have already read about Gauss law. So let's see, first application of Gauss law is electric field intensity due to infinite line charge from Gauss law. अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया आपके पास में, अनंत रेखीय आवेश। आप रेखीय आवेश को अच्छे से जानते हो क्योंकि हमने क्या पढ़ा है इन प्रीवियस लेक्चर, हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास आया था लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने किस प्रकार से देखा था कि हमारे पास में कोई यहाँ पर क्या थी, एक लाइन थी। ये लाइन पर हमने इक्वली रूप से क्या डिस्ट्रीब्यूट करे थे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करे थे, यही था। और हमने इस पर लाइन चार्ज हमने डेंसिटी भी फाइंड करी थी। हम बोल सकते हैं लीनियर चार्ज, हमने इसमें डेंसिटी भी देखी थी। तो वो क्या हो रही थी हमारे पास में, लैम्डा इक्वल्स टू हम क्या लिखते थे, Q अपॉन L। आ रहा है समझ में, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखो हमारा जो लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L है, ये क्या था हमारे पास, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी था। और ये हमारे पास में क्या थी, एक लाइन थी। अब हमें क्या फाइंड करना है, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें किसकी हेल्प से फाइंड करनी है, गॉस लॉ की हेल्प से हमें फाइंड करनी है। तो देखो अगर हमने एक लाइन चार्ज की बात करनी है तो लाइन चार्ज के लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कोई भी एक सपोज लाइन ड्रॉ करी है। ओके, हमने कोई भी एक लाइन ड्रॉ करी है, लाइन पर हमारे पास में इक्वली क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी गॉस लॉ की, तो हमें पता है कि गॉस लॉ में क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है, तो क्लोज सरफेस के लिए हमें इसको क्या देना पड़ेगा, एक क्लोज सरफेस हमने अगर इसको दिया तो यहाँ पर इसका कौन सा शेप आ जाएगा, एक सिलेंड्रिकल शेप आ जाएगा। कौन सा शेप आ जाएगा, एक सिलेंड्रिकल शेप आ जाएगा, कुछ इस टाइप से। और ये जो हमारे पास लाइन है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इनफिनाइट लेंथ है ना, हमें पता नहीं है तो हम लेंथ क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी। ओके, अब देखो अगर हमारे पास में यहाँ पर ये जो सरफेस आई है वो हमें पता है कि सिलेंड्रिकल सरफेस आई है, बेलनाकार पृष्ठ है, तो हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डायग्राम समझना बच्चों, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पार्ट्स हम लोग देखते हैं। हमें पता है कि सपोज आप लोग, ये कोई हमारे पास में कौन सी सरफेस हो जाएगी, एक सिलेंड्रिकल सरफेस हो जाएगी, बेलनाकार पृष्ठ हो जाएगी। तो इसके अंदर टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, हमें दिख रहा है इसके अंदर टोटल कितने पार्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें, ये एक पार्ट ऊपर वाला जो होता है, ये सरफेस जो हमारे पास में जो वृत्ताकार शेप का होता है हम बोल सकते हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। और ये जो मिड वाला जो हमारा कर्व वाला पार्ट है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। आ रहा है समझ में, सेम इसी तरीके से ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये इसका सेकंड पार्ट और ये जो बीच का इसका कर्व एरिया है, ये क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, और ये जो बीच में हमारा है ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा। देखो एक एक पॉइंट से आप लोग डायग्राम को समझना। अब देखिए अगर हम बात करें कि हमें गॉस लॉ से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हर एक पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए देखो हम सपोज क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ अगर हमारे पास में लाइन चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डायरेक्शन हो जाएगी ये, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों की हमारे पास डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटवर्ड हो जाएगी। तो चलो ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या होगी, हमारी आउटवर्ड होगी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा कोई भी पार्ट लेते हैं या कोई अल्पांश क्षेत्र लिखते हैं। एरिया फर्स्ट में हमने पहले लिया है, तो एरिया फर्स्ट के लिए जो अल्पांश क्षेत्रफल है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। अब बात आती है एरिया वेक्टर की।
एरिया वेक्टर हमने पढ़ा है कि वो क्या होता है, नॉर्मल टू दी सरफेस होता है, लंबवत होता है। तो मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास में है ना, सपोज मेरे पास में अगर ये मेरे पास में कोई क्या है, हमारा जो हमारा सिलेंडर है, इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर कहां से होगा, नॉर्मल वेक्टर कहां से होगा, ऊपर की तरफ से आएगा ना। नॉर्मल वेक्टर कहां से होगा, यूं तो होगा नहीं इसका नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर कैसे होगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो वैसे ही नीचे वाला पार्ट का नॉर्मल वेक्टर कैसे हो जाएगा, ये भी इसी तरीके से आएगा, नॉर्मल टू दी सरफेस, या हम बोल सकते हैं तल के लंबवत। तो यहां पर जो हमारे पास में नॉर्मल वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये कुछ इस टाइप से, यहां हम क्या लिख सकते हैं, ये ds। आ रहा है समझ में। तो अब आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी पता चल गई होगी कि फर्स्ट पार्ट के लिए थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। समझ आया है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पार्ट के लिए बात करें, हमने यहाँ पर भी क्या ले लिया है, कोई एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्र ले लिया है। यहाँ पर भी हमारा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा जो एरिया वेक्टर है वो क्या जाएगा, नॉर्मल टू दी सरफेस, हम बोल सकते हैं लंबवत। तो यहाँ पर भी जो हमारा थीटा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ये किसके लिए होगा, हमारा सेकंड पार्ट के लिए होगा। तो आ रहा है समझ में, फर्स्ट पार्ट के लिए भी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेकंड पार्ट के लिए भी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें पता है एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस होता है। ओके, यहां तक बात क्लियर है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में क्या होगा, देखो हमने कोई भी एक पॉइंट लिया है P, क्या लिया है, कोई भी एक पॉइंट P। इस P पर ही हम क्या पहले फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो P पॉइंट है हमारा, इसकी डिस्टेंस है हमारी R, डिस्टेंस क्या हो जाएगी R। अब ये P पॉइंट जो है, हमने ये P पॉइंट सब जगह क्या होगा, इक्वल होगा, पूरा सरफेस पे हर जगह ये पॉइंट P क्या होगा, इक्वल होगा। हमने फर्स्ट यहाँ पर लिया। अब अगर मुझे थर्ड वाले एरिया का निकालना है, विद्युत क्षेत्र, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पहले तो एक वही छोटा सा क्या ले लूंगी, अल्पांश ले लूंगी। अब इसको भी हमने अल्पांश अगर लिया है तो डायरेक्शन तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आउटवर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे ये बताइए कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या जाएगी। एरिया वेक्टर माने इसकी डायरेक्शन, सपोज ये हमारे पास में इसका बीच वाला जो कर्व पार्ट है वो है। अब यहाँ पर जो हमारा एरिया वेक्टर होगा, अब देखो वो कैसे जाएगा हमारे पास में, यूं ही जाएगा ना। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जा रही है तो एरिया वेक्टर भी हमारा यूं ही जाएगा, इस पर से, इस पर यूं थोड़ी ना आएगा। इस पे हमारा आ रहा था यूं ऊपर की तरफ आ रहा था, है ना, इस पे भी हमारा ऊपर की तरफ आ रहा था। और यहाँ पे हमारा जो एरिया वेक्टर जाएगा वो कैसे जाएगा, ये तो ये हो जाएगा इसका नॉर्मल टू दी सरफेस या तल के लंबवत। तो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास में एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर हमारी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। आया समझ में। तीनों में हमारे पास यही इंपॉर्टेंट चीज थी कि फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की हमारे पास से थीटा की वैल्यूज क्या निकल रही है, वो हमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इजी वे में फाइंड हो जाती है। अब देखो, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया है तो डायग्राम समझने के बाद में आप लोग इसको थोड़ा थ्योरेटिकली बोल सकते हो। तो थ्योरेटिकली हम इसको क्या बोलेंगे, हमने क्या क्या चीजें ली है। तो देखो, सबसे पहले हम ऐसे बोल सकते हैं, लेट अ थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। हमने सबसे पहले क्या लिया है, कोई भी एक पतला लंबा तार लिया है या पतली लंबी कोई लाइन ली है। हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जो जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। क्योंकि अगर लाइन है तो उसके लिए हमारे को पता है डेंसिटी क्या हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। ओके, हमने एक सिलेंड्रिकल शेप ली तो हम क्या बोल सकते हैं, सिलेंडर इज अ गॉसियन सरफेस हैविंग लेंथ L। इसकी जो हमारे पास में टोटल लेंथ है, यहां से लगा के यहां तक की पूरी हमारी जो गॉसियन सरफेस है, या हम बोल सकते हैं जो हमारे पास गाउसीय पृष्ठ है, उसकी कुल लंबाई कितनी है हमारे पास में, L है। ओके, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, लेट P इज द पॉइंट, let P is the point at distance R from the wire at which electric field intensity is to be calculated। कि हमारा इस P पॉइंट है, हम सबसे पहले इसी पर ही क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसके बाद में टोटल हमें फाइंड क्या करना है, टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। क्योंकि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है और गॉस लॉ में अप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमारे पास आएगा क्या, टोटल फ्लक्स ही आने वाला है। अच्छा, तो यहां तक अगर आपको बात समझ में आई है तो हम सीधा सा जो हमारा डेरिवेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नेट फ्लक्स। क्या चाहिए हमें, नेट फ्लक्स।
तो नेट फ्लक्स के लिए देखो हमें पता है कि फाई इक्वल्स टू, हमने पढ़ा हुआ है कि फाई इक्वल्स टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस। ये हमने पढ़ा है ना, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस। अब मुझे ये बताओ कि मेरा जो यहाँ पर ई डॉट डीएस है क्लोज इंटीग्रल, तो मेरा यहाँ पर ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वो 3 पार्ट्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल फर्स्ट ई डॉट डीएस प्लस इंटीग्रल सेकेंड ई डॉट डीएस, सिमिलरली इंटीग्रल थर्ड ई डॉट डीएस। अब आप लोग बोलोगे यहां तो हमने क्लोज इंटीग्रल लिया था और यहां पर क्लोज इंटीग्रल क्यों नहीं लिया, तो क्लोज इंटीग्रल मींस ये पूरी क्या हो जाएगी, पूरी सरफेस हो जाएगी, और अभी हमने इस सरफेस को क्या कर दिया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसलिए इन पर क्लोज इंटीग्रल का साइन नहीं आएगा। अब देखो अगर हमारा यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है और हमें उसको चेंज करना है, तो हम उसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट के लिए ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। और हमें पता है कि जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या थी, 90 डिग्री थी। ओके, सिमिलरली सेकेंड वाला पार्ट है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, और इसके लिए भी हमारी थीटा की वैल्यू क्या थी, 90 डिग्री थी। सिमिलरली थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास में ई डी एस कॉस थीटा। अब यहां हमारे पास जो थर्ड पार्ट था, थीटा की वैल्यू क्या आई थी, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, 0 डिग्री, तो यहां पर हम लिखेंगे 0 डिग्री। अब मुझे ये बताओ कि cos 90 क्या हो जाएगा, 0। यहां पर भी cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ cos 0 डिग्री, जो कि क्या होता है 1। इट मीन्स मैं ये बोल सकती हूं कि मेरे पास जो क्लोज इंटीग्रल E डॉट डीएस आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, थर्ड वाला जो हमारा पार्टिकल है उसके ई डी एस के, है ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एंड इंटीग्रल डीएस, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब ये जो हमारा थर्ड वाला पार्ट था ये कौन सी शेप का था, हमें पता है कि ये जो थर्ड वाला हमारा पार्ट था ये किस शेप का था, बेलनाकार सिलेंड्रिकल शेप का था। ओके, अगर सिलेंड्रिकल शेप का है तो मुझे ये बताओ कि जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप का कर्व सरफेस एरिया होता है, जो कर्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हमें पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। तो आप यहाँ पे लिख लेना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपने 10th क्लास में इजी वे में पढ़ा होगा, 2 पाई आर एल। तो अब इसका यूज हम लोग यहां कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब कैसे इसका यूज होगा, देखो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस इज इक्वल्स टू, यहां पर है ई डीएस। तो हमने कल भी जब गॉस लॉ को प्रूफ किया था तो हमने उसमें पढ़ा था कि ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल का मतलब ही क्या होता है, हमने टोटल निकालना है। टोटल निकालेंगे तो यहां पर हमारे पास में जो डीएस का इंटीग्रल है ये किसमें चेंज हो जाता है, सिर्फ एस में, और एस माने हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस, और सरफेस का हमारे पास में फॉर्मूला क्या आया है, 2 पाई आर एल। तो मैं यहाँ पे ई के साथ में सीधा सा क्या लिख सकती हूँ, 2 पाई आर एल। आया समझ में। तो ये तो बात हुई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, बहुत इजी वे में फाइंड हो गई है, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईडीएस इक्वल्स टू क्या आ गया है आपके पास में, ई क्रॉस एस की जगह क्या आ गया है, जो हमारा बेलना का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2 पाई आर एल। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहां पर हमको पता है कि गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ये हमने पढ़ा था। ओके, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, क्लोज इंटीग्रल ई डीएस इक्वल्स टू ई क्रॉस 2 पाई आर एल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास में क्या हो जाएगा, E क्रॉस 2 पाई आर एल किसके इक्वल आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगा ना। अच्छा, अगर मुझे खाली बात करनी है E की, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q, ये 2 पाई आर एल इसके अपॉन में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब जो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करी थी, क्या, लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन एल,
ये अब हम यहां लगाएंगे। यहां आपको Q अपॉन एल दिख रहा है, तो हमारे पास में अगर Q अपॉन एल की जगह हम क्या लिखते हैं, लैम्डा, तो बचता क्या है 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। बस जो हमें चाहिए था वो आ गया है हमारा फाइनल रिजल्ट। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर, एक कोई भी थिन वायर पर, या हम बोल सकते हैं किसी भी लाइन पर। ओके, तो ये आपके पास हो गया। अब आप इससे क्या क्या बता सकते हो, देखो कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक तो क्या है, प्रोपोर्शनल टू है किसके, 1 अपॉन आर के। प्रोपोर्शनल टू किसके, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल किसके है, 1 अपॉन आर के। इट मीन्स जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके लिए आप जो ग्राफ है वो कैसे बना सकते हो, ये हमने बात करी है ई और आर के बीच की ग्राफ की। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हमारा आर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा ई क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। ओके, और सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा माने हमारे पास क्या था, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट मीन्स हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी की क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू होती है। तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ कैसे आ जाएगा, ये ई और ये लैम्डा, जैसे जैसे लैम्डा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी ई की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा था फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, बहुत इजी है। डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप पूरा डेरिवेशन भी अच्छे से कर लेंगे।